हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो लेक्चर। तो लास्ट हमारा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर था, वो हमारा कंप्लीट हो चुका। उसके होमवर्क करने के लिए मैंने बोला था, उसके जो एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस है वो कंप्लीट करने थे, एक वो होमवर्क में दिया था। उसके अलावा जो तुम होमवर्क कर सकते हो वो एक एनसीईआरटी की एग्जाम्पलर आती है बुक। एग्जाम्पलर वो ऑनलाइन मिल जाएगी तुम्हें। एग्जाम्पलर एक टेक्स्ट बुक होती है और एक एग्जाम्पलर होती है। तो एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस भी कर सकते हो तुम इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है। उस चैप्टर में उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस है। तुम क्वेश्चंस को कर सकते हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, उनकी प्रैक्टिस कर सकते हो क्वेश्चंस की। और तुम कोई भी बुक प्रेफर कर सकते हो रेफरेंस के लिए। अगर तुम्हें अलग से पढ़ना है तो रेफरेंस के लिए जैसे बहुत सारी मार्केट में बुक अवेलेबल है। एस चांद की है, दिनेश की है, ठीक है, एबीसी, सृजन, ऐसे बहुत सारे अलग अलग जो पब्लिकेशन हाउसेज है उनकी बुक्स आती है। तो जो भी तुम्हारे स्कूल में बुक चल रही हो, ठीक है, या फिर टीचर जो तुम्हारे स्कूल के टीचर जो रेफरेंस बुक प्रेफर करते हैं, ठीक है, उनसे तुम चाहो तो क्वेश्चंस कर सकते हो रेफरेंस बुक से भी, ठीक है। बट मेनली जो प्रेफर करेंगे एनसीईआरटी की बुक है, ठीक है, उसके हमारे क्वेश्चंस करना जरूरी है, और एक एग्जाम्पलर की, ठीक है। हमारे यहाँ पर दो जो बुक्स है, और रेफरेंस तुम्हारे अकॉर्डिंग तो कुछ भी ले सकते हो अगर तुम्हें एक्स्ट्रा करना है तो इलेक्ट्रिसिटी के बाद हम नेक्स्ट चैप्टर जो पढ़ेंगे वो लाइट है, ठीक है। अब यहाँ पर तुम इजीली चीजों को विजुअलाइज कर सकते हो। उससे पहले वाले चैप्टर में इतना विजुअलाइजेशन नहीं कर सकते थे हम, ठीक है, क्योंकि वहां पर हम करंट को फ्लो होता हुआ देख नहीं सकते, इलेक्ट्रॉन्स को देख नहीं सकते, रेजिस्टेंस जो है उसमें कैसे हीट प्रोड्यूस हो रही है उसको महसूस कर सकते हैं कि भाई हाँ ये गर्म हो रहा है तो इसमें हीट प्रोड्यूस हो रही है। पर यहाँ पर हम चीजों को देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम पता कर सकते हैं कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, ठीक है, उनको इजीली विजुअलाइज कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में पढ़ेंगे हम लाइट, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। ये चैप्टर नंबर 10 है तुम्हारी बुक का, एनसीईआरटी का, ठीक है। अब लाइट क्या है? लाइट भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी। जैसे इससे पहले हमने इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा था, इलेक्ट्रिसिटी क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी। ऐसे लाइट भी फॉर्म ऑफ एनर्जी। इससे क्या होता है, हम लाइट के थ्रू ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं, ठीक है। जैसे दिन होता है या फिर किसी रूम में लाइट जली हुई तो इजीली ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं। पर रात में डार्क रूम है, ठीक है, फिर हमें वहां पर कुछ भी नहीं दिखेगा। तो लाइट के बिना हम किसी ऑब्जेक्ट्स को देख नहीं सकते, अगर अनलेस तुम्हारे पास कोई सुपर पावर नहीं हो कि तुम अंधेरे में भी देख लो, ठीक। तो लाइट्स क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी। इस एनर्जी की हेल्प से हम चीजों को देख सकते हैं, उनको विजिबल कर सकते हैं, ठीक है। हमारे लिए लाइट बहुत जरूरी है। अब कोई भी ऑब्जेक्ट हम देख रहे हैं तो दो टाइप से हम देख सकते हैं ऑब्जेक्ट्स को। एक तो वो ऑब्जेक्ट्स दिखते हैं हमें जो लाइट इमिट कर रहे हैं, जिनसे लाइट इमिट हो रही है। जैसे हो गया सन, हो गया स्टार्स, हो गए, ठीक है। सनलाइट इमिट करता है, सन को हम देख सकते हैं। ऐसे घर की बात करें तो हमारे ट्यूबलाइट हो गई, इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, ठीक है, एलईडीज वगैरह जो भी है, जो भी लाइट इमिट कर रही है उनको हम देख सकते हैं। क्यों देख पा रहे हैं? क्योंकि वहां से लाइट निकलकर हमारी आंखों में पहुंच रही है, और फिर वहां पर जो प्रोसेसिंग हो रही है अंदर आईज के अंदर, उसके थ्रू हमारे माइंड में वो ऑब्जेक्ट की इमेज बन जाती है और उसको हम देख पाते हैं। उसको डिटेल में पढ़ेंगे आगे कि कैसे एक्चुअल में इमेज फॉर्म हो रही है आईज के अंदर, नेक्स्ट चैप्टर जो पढ़ेंगे ह्यूमन है। और दूसरा क्या हो जाएगा, एक तो जो लाइट इमिट कर रहे हैं उनको देख सकते हैं, और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा जो लाइट इमिट होकर किसी ऑब्जेक्ट पे गिर रही है और वहां से रिफ्लेक्ट होकर आ रही है, ठीक है। जैसे हम चेयर को देख पा रहे हैं किसी भी, तो चेयर को देख रहे हैं तो क्या हो रहा है, लाइट उस चेयर पे गिर रही है और वहां से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आईज पर आ रही है, तो हमारे पास चेयर विजिबल है। ऐसे कोई भी बुक है, बुक को देख पा रहे हैं हम, क्यों? क्योंकि उस पर लाइट गिर रही है और वहां से लाइट हमारी आईज पर आ रही है, तो उस बुक को देख पा रहे हैं, उसको पढ़ पा रहे हैं। अगर उस पर लाइट नहीं गिरेगी तो वहां से रिफ्लेक्ट भी नहीं होगी, रिफ्लेक्ट नहीं होगी तो बुक में हम क्या लिखा हुआ हम पढ़ ही नहीं पाएंगे। तुम कर सकते हो इसको कैसे? डार्क रूम में पढ़ने बैठ जाओ, तो क्या होगा, डार्क रूम में पढ़ने बैठोगे तो तुम्हें कुछ दिखेगा नहीं बुक में क्या लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि इस पर लाइट गिरी नहीं रही। जब तक लाइट इस पर गिरेगी नहीं तो रिफ्लेक्ट नहीं होगी, और रिफ्लेक्ट होकर हमारी आईज पर नहीं आएगी तो बुक हमें दिखेगी नहीं, या बुक के अंदर क्या लिखा हुआ है हमें नहीं दिखेगा। तो दो तरह से ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं, एक तो जो डायरेक्टली लाइट्स को इमिट कर रहे हैं, और एक जिनपे लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारे पास पहुंच रही है, आईज पर पहुंच रही है, तो उनको हम देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम यही पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन। लाइट रिफ्लेक्ट हो गया, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट तो हम पढ़ चुके हो पहले थोड़ा बहुत 8th क्लास में। क्या होता है लाइट? जैसे कोई भी सरफेस है, ठीक है, सरफेस पे लाइट इंसिडेंट होगी और इंसिडेंट होके वो बाउंस बैक हो जाएगी। लाइट आई और बाउंस बैक होगी उसी सेम मीडियम में। तो ये बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम अ सरफेस,
उसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक है, फिर तुमने कुछ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी पढ़े होंगे इस क्लास में, तो उनको रिकॉल कर लेते हैं एक बार, रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम अ सरफेस। ठीक है, इस मीडियम में जा रही, बाउंस बैक होकर वापस उसी मीडियम में देगी। ठीक है, उसको बोलेंगे दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक, फिर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट सिंपल डेफिनेशन ही है, हमारी 8th क्लास में हम पढ़ चुके हैं पहले। ठीक है, तुमने पढ़ा होगा मतलब 8th क्लास में। अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में जाते हैं, वो भी बहुत सिंपल है, वो भी तुम्हें याद आ रहे होंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या करेंगे, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस ले लेंगे, कुछ भी ले सकते हो रिफ्लेक्टिंग सरफेस। सबसे अच्छी रिफ्लेक्टिंग सरफेस मिरर होती है। ठीक है, मिरर मतलब एक हाईली पॉलिश सरफेस होती है, जिसकी एक साइड जैसे ग्लास है, तो ग्लास की एक साइड पर हम क्या करते हैं, सिल्वर की पॉलिश कर देते हैं, उसको मिरर बोल देते हैं। ठीक है, और इसमें लाइट का रिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा होता है सिल्वर से। क्या होता है, इसमें लाइट इंसिडेंट हुई, जो इंसिडेंट हो रही है, इसे गिर रही है। ठीक है, जो लाइट जो होती है, ध्यान रखना, वो स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करती है। लाइट जो ट्रेवल करेगी उसको स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करते हैं, तो उसको एक स्ट्रेट लाइन से हम शो कर सकते हैं। लाइट के पाथ को हम क्या कर शो कर सकते हैं, स्ट्रेट लाइन से। इसका पता सिंपल से चल सकता है, जैसे तुमने मान लो एक ये कोई भी ऑब्जेक्ट है, लाइट जैसे बल्ब रख दिया हमने यहाँ पर। ठीक है, उससे लाइट निकल रही है और उसके सामने तुमने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, कोई भी बॉक्स वगैरह कुछ भी, तो ये ऐसे लाइट जाएगी, इस पर ऐसे गिरेगी। ठीक है, और उसका पीछे शेडो बन जाएगा यहाँ पर किसी वॉल पर या किसी पर भी। तो शेडो से हमें पता चलता है कि लाइट जो है ये स्ट्रेट लाइन में से ट्रेवल कर रही है। ऑब्जेक्ट की साइज थोड़ी बड़ी लेंगे हम, ऑब्जेक्ट की साइज अगर बहुत ही छोटी होगी तो फिर वहां पर शेडो नहीं बनेगा। ठीक है, उसका एक दूसरा रीजन है डिफ्रैक्शन करके फिनोमेना होता है इसके अंदर ही, लाइट के अंदर ही, उसको हम 12th क्लास में पढ़ेंगे। तो उसमें क्या होता है, अगर ऑब्जेक्ट की साइज कम है तो फिर उसका हमें यहाँ पर वो नहीं दिखेगा, शेडो नहीं दिखेगा, क्योंकि लाइट बैंड हो जाती है एज से मुड़कर बहुत स्मॉल ऑब्जेक्ट्स की, तो हमारे काम का नहीं है अभी। तो हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पर इसका शेडो बन रहा है, मतलब जो लाइट जो स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल कर रही है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है, तो लाइट के पाथ को हम शो कर सकते हैं किससे, एक स्ट्रेट लाइन से, और इसको हम बोल सकते हैं रे, लाइट रे। इसको क्या बोल सकते हैं, लाइट रे। और जो इंसिडेंट हो रही है तो इसको बोलेंगे इंसिडेंट रे। सरफेस पे गिर रही है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे इंसिडेंट रे। जहां पर गिरेगी वहां से इस सरफेस के ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन बना सकते हैं, ऐसे, ये परपेंडिकुलर लाइन। इस परपेंडिकुलर लाइन को क्या बोलते हैं, नॉर्मल। तो ये हो गया हमारा नॉर्मल। ठीक है, और इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, आई, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। फिर उसके बाद ये ऐसे गिरकर फिर बाउंस बैक होगी, इधर जाएगी ऐसे, तो जो बाउंस बैक होके जाती है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, और ये नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है ये होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, आर। चाहो तो इसको नाम दे दो, इसको पी दे दो, इसको क्यू, इसको आर, इसको एन। तो यहां पर बोल सकते हैं जो पी क्यू है, पी क्यू क्या है, इंसिडेंट रे है। क्यू आर रिफ्लेक्टेड रे, और एन क्यू ये जो भी बना ये हो जाएगा नॉर्मल। तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे जो हम परपेंडिकुलर बनाएंगे ऐसे लाइन, तो नॉर्मल हो जाएगा। फिर ये वाला जो एंगल है पी क्यू एन, या आई के इक्वल एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये एंगल जो भी है ये एन क्यू आर लिख दो, ये आर क्यू एन बोल दो, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन सॉरी,
एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये कुछ टर्म है जो तुम्हें ध्यान होगी पहले से। अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या है? पहला है एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब आई एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर इक्वल, हमेशा इक्वल रहेंगे आई और आर। कोई भी सरफेस हो, प्लेन सरफेस हो, ऐसा तुमने इसको ऐसे टेढ़ा कर दिया, ऐसे जा रही है लाइट, ऐसे जा रही है, ये नॉर्मल, तो ये वाला एंगल सेम रहेगा। ठीक है, कैसे इंसिडेंट हो रही है सरफेस, कैसे भी हो, टेढ़ी मेढ़ी कैसे भी बना दी तुमने, ऐसे जैसे ये इंसिडेंट हुई, ये नॉर्मल बना सरफेस पर, ये रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा इक्वल रहेगा, कोई सी भी सरफेस हो। ठीक है, प्लेन सरफेस हो, कर्व सरफेस हो, अनइवन सरफेस, कैसी भी सरफेस हो, ठीक है, सभी में आई और आर हर केस में इक्वल रहेगा। तो ऑलवेज भी लगा देते हैं, आर ऑलवेज इक्वल फॉर एनी सरफेस, ये भी लिख देते हैं, किसी भी सरफेस हो, किसी भी टाइप की, हमेशा इक्वल रहेंगे। फर्स्ट तो ये हो गया सिंपल से, आई और आर दोनों इक्वल होते हैं। सेकंड क्या हो जाएगा? ये तीनों जो है कौन कौन तीन? इंसिडेंट रे, नॉर्मल, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे नॉर्मल, और रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों जो होती है सेम प्लेन में लाई करेंगे हमेशा। तो ये बोर्ड वाला एक प्लेन दिख रहा होगा तुम्हें, ये प्लेन है, ठीक है, इंसिडेंट रे भी इसी प्लेन में, नॉर्मल भी इसी प्लेन में, और रिफ्लेक्टेड रे भी इसी प्लेन में। तो ये हमेशा ये होगा, इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे, ये हमेशा एक ही प्लेन में रहेंगे। तो इसको बोल सकते हैं सेकंड लॉ, इंसिडेंट रे नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस normal to the reflecting surface at point of incident and reflected ray all lie in the same plane, तीनों एक ही प्लेन में रहेंगे, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे। तो ये हमारा सेकंड लॉ हो जाएगा। तो दो लॉज है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में जो प्लेन सरफेस है, प्लेन मिरर है, ठीक है, प्लेन मिरर से कैसे रिफ्लेक्शन होगा। तो सबसे पहले उसी को लिख लेते हैं। Reflection of light from plane mirror। एक तो प्लेन मिरर से पढ़ेंगे हम, और एक स्फेरिकल मिरर कर्व जो होगा इससे पढ़ेंगे। तो पहले प्लेन मिरर से पढ़ रहे हैं, तो इसमें कुछ पॉइंट्स लिखेंगे हम। सबसे पहला पॉइंट हो जाएगा, हम लिख लेते हैं इमेज फॉर्मेशन। किस तरह की इमेज बनेगी, कैसे बनेगी, वो सब लिख लेते हैं। इमेज फॉर्मेशन, इमेज कैसे फॉर्म होगी। तो कोई भी एक प्लेन मिरर ले लेते हैं। तो ये प्लेन मिरर ले लिया हमने, ठीक है। इसके सामने एक ऑब्जेक्ट को रख दिया यहाँ पर, इस तरह से हम ऑब्जेक्ट को बना देंगे। पॉइंट शेप में बनाएंगे, पॉइंट साइज में बना सकते हैं, ऐसे बना देंगे, ठीक है। अब अलग अलग इससे क्या होगी, यहाँ पर लाइट सोर्स होगा आसपास, तो लाइट इस पे गिर रही होगी और इससे रिफ्लेक्ट होकर इस पे जाएगी मिरर पे, फिर मिरर से रिफ्लेक्ट होकर आएगी वापस हमारी आंखों पर आएगी, या फिर हम जो भी देख रहे हैं उस पर आएगी। या फिर ऐसे भी कंसिडर कर सकते हो, तुम खड़े हो यहाँ पर, ऐसे मिरर है तुम्हारे सामने, ठीक है, तुम अपनी इमेज देख रहे हो मिरर के अंदर। तो क्या होगा, तुम्हारी बॉडी से लाइट गिर रही होगी तुम्हारी बॉडी के ऊपर, पूरी बॉडी पर, और सभी जगह से लाइट रिफ्लेक्ट होकर मिरर पे जा रही होगी, फिर मिरर से रिफ्लेक्ट होकर तुम्हारी आंखों में आ रही होगी। जब तुम्हारी आंखों में आएगी तो तुम्हें दिखेगा वो, तो वो कैसा होगा, हम क्या करेंगे, एक लाइट रे यहां से ले जाएंगे सीधी, ठीक है,
तो ये चली गई हमारी सीधी लाइन इधर। अब देखो यहाँ पर ये नॉर्मल के अलोंग जा रही है, नॉर्मल के अलोंग जा रही है, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वो 0 हो जाएगा। कैसे? नॉर्मल होता है और इसी के अलोंग लाइट आ रही है, तो इसके और इसी के बीच में एंगल 0 डिग्री, मतलब आई की वैल्यू 0 होगी। यहाँ पर जब भी नॉर्मल के अलोंग लाइट आएगी तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0, आई 0 तो आर भी 0 होगा, आर भी 0 होगा, मतलब ये वापस ऐसी उसी लाइन में बाउंस बैक हो जाएगी। ठीक है, और जब बाउंस बैक होकर आएगी तो हमें ऐसा अपीयर होगा, मतलब यहाँ पर अगर मान लो हम देख रहे हैं इसको लाइट रे को, तो हमें ऐसा अपीयर होगा लाइट रे कहां से आ रही है, पीछे से आ रही है कहीं से, तो इसको हम पीछे बढ़ा देंगे। ठीक, फिर एक यहां से ले जाते सीधा, यहां से सीधा लेंगे। ठीक है, तो बी ऐसे ही रिफ्लेक्ट होकर आएगी। मान लो हम यहां से देख रहे हैं तो ये हमें ऐसे रिफ्लेक्ट होकर आती हुई दिख रही है, ऐसे कहीं वापस आ रही है, तो हमें कैसा लगेगा, पीछे से आ रही है कहीं से। ठीक है, लाइट ऐसे रिफ्लेक्ट होकर आएगी सामने से, तो हमें कैसा लगेगा, पीछे से आ रही है। अब एक को मैं यहां से इस पॉइंट पे इंसिडेंट करा रहा हूं, यहां पर। ठीक है, मान लो ये ऐसे इंसिडेंट होगी लाइट, ये हो जाएगा हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा और ये लाइन नॉर्मल होगी सरफेस पर, तो ये जो सरफेस होगी उसके परपेंडिकुलर लाइन नॉर्मल होगी। तो जितने एंगल पे इंसिडेंट हो रही है, मान लो ये 20 डिग्री पे इंसिडेंट हो रही है 30 डिग्री पर, तो उतनी एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, वैसे जाएगी इस तरह से। ठीक है, स्केल से बनाएंगे तो अच्छे से बन जाएगा, तो मेरे पास है नहीं यहाँ पर स्केल। तो ये एंगल ये दोनों इक्वल होंगे, इस तरह से बनाना है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम है। तो जब भी तुम रे डायग्राम बनाओगे, इस तरह के डायग्राम को हम रे डायग्राम बोलते हैं, तो उसमें ध्यान रखना लाइन स्ट्रेट बननी चाहिए और एंगल सेम बनने चाहिए। अब बात करते हैं इस पॉइंट की इमेज बनाते हैं। सबसे पहले ये टॉप वाले पॉइंट की इमेज कहां बनेगी, ये वाला पॉइंट हमें कहां दिखेगा। तो देखो एक इससे रिफ्लेक्ट होकर इधर आ रही है और एक रिफ्लेक्ट होकर इधर आ रही है, तो इन दोनों को मैं आगे बढ़ाता जाऊंगा तो इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ती जा रही बढ़ती जा रही बढ़ती जा रही, मतलब ये आगे नहीं मिलेगी। और इमेज तभी बनती है जब वहां पर दो रेस या तो मिल रही हो या वहां से आती हुई अपीयर हो रही हो। ठीक है, तो मिल तो नहीं रही यहाँ पर, अब ये आती हुई अपीयर हो रही है, कहां से आती हुई अपीयर हो रही है, तो इसको पीछे बढ़ा देंगे, इस लाइन को पीछे बढ़ा दिए, और ऐसे इस लाइन को भी पीछे बढ़ा देंगे, यानी इस लाइन को भी पीछे बढ़ा दिया यहाँ पर। तो हमें क्या लगेगा, ये जो दोनों लाइट रेज है ये इस पॉइंट से आती है अपीयर हो रही है, ये वाली लाइट रे भी ये वाली, हम यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ हमारी आंखें इधर से देख रहे हैं, तो लाइट रे यहाँ से आती हुई अपीयर हो रही है इस पॉइंट से, और ये वाली लाइट रे भी यहाँ से आती हुई अपीयर हो रही है। तो जहां से आती हुई अपीयर हो रही है वहां पर इस पॉइंट जो है ये ए वाला पॉइंट, इसकी इमेज बन जाएगी, इसको ए डैश बोल देंगे। ऐसे इसकी ये इसको नीचे बढ़ा देंगे, ये वाला इसकी इमेज यहाँ बन जाएगी, इसको बी डैश बोल देंगे। तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट ए बी, और इसकी इमेज बन रही है इधर, और ये एक्चुअल में मिल नहीं रही है रेस, यहां से आती हुई अपीयर हो रही है। और जब भी लाइट रेस आती हुई अपीयर होगी, ठीक है, तो उस इमेज को हम सिर्फ देख सकते हैं, उसको सिर्फ हम देख सकते हैं, उसको टच नहीं कर सकते, उसको पकड़ के एक जगह से दूसरी जगह उठाकर नहीं रख सकते। ठीक है, उसको टच नहीं कर सकते, और तुम देखोगे तो एक पर्टिकुलर एंगल से दिखेगा, सब जगह से नहीं दिखेगी इमेज। तो इमेज जो होती है दो टाइप की होती है, एक होती है रियल इमेज और एक होती है वर्चुअल इमेज। रियल इमेज क्या है, रियल इमेज होती है जैसे तुम सिनेमा हॉल में गए होंगे, ठीक है, वहां प्रोजेक्टर होता है, स्क्रीन होती है, स्क्रीन पर आकर लाइट गिरती है और वो पिक्चर चलती हुई तुम्हें दिखती है। ठीक है, तो उस पिक्चर को तुम एक कोने से देखो या उस कोने से देखो या कहीं से भी देखो, बिल्कुल आगे से देखो सिनेमा हॉल में या बिल्कुल पीछे से देखो, या राइट हैंड साइड के कॉर्नर से देखो या लेफ्ट हैंड साइड के कॉर्नर से देखो, सभी जगह से देखोगे तो वो सिनेमा हॉल की पिक्चर तुम्हें बराबर दिखेगी, पूरी दिखेगी, कंप्लीट दिखेगी, क्योंकि वो क्या है, वो रियल इमेज है। तो रियल इमेज को हम कहीं से भी देखें और उसको जाके तुम टच भी कर सकते हो, पर्दे के ऊपर जाकर उसको टच भी कर सकते हो। तो वो जो स्क्रीन के ऊपर जो इमेज बनती है, स्क्रीन के ऊपर जो इमेज बन रही है वो रियल इमेज होती है, इसको हम देख सकते हैं, हर जगह से टच कर सकते हैं, तो रियल इमेज होती है। और दूसरी होती है वर्चुअल इमेज, जिसको सिर्फ हम देख सकते हैं। ठीक है, जैसे तुम डेली अपनी इमेज देखते हो मिरर के अंदर, ठीक है, बाल बाल बनाते हो, जो भी करते होंगे, तो वो जो इमेज होती है मिरर के अंदर तुम डेली देखते हो, तो वो होती है तुम्हारी वर्चुअल इमेज, उसको सिर्फ तुम देख सकते हो, और वो भी पर्टिकुलर के एंगल से, जब उसके सामने जाके खड़े होगे मिरर के सामने,
तब तुम्हें तुम्हारी इमेज दिखेगी। ऐसे 60 डिग्री एंगल पे चले जाओ, 30 डिग्री एंगल पे चले जाओ, फिर तुम्हें तुम्हारी इमेज नहीं दिखेगी, तो फिर कुछ और दिखेगा तुम्हें जो उस साइड पे रखा होगा। जैसे तुम मिरर के इधर आगे खड़े हो इस साइड, तो तुम्हें खुद की इमेज नहीं दिखेगी मिरर के अंदर। अब तुम्हें क्या दिखेगा, उस साइड जो ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं वो तुम्हें मिरर के अंदर दिखेंगे। ठीक है, तो वर्चुअल इमेज यहाँ पर जो बन रही है, ये हमें यहाँ से लाइट रेज आती हुई अपीयर हो रही है, तो ये इमेज जो है ये वर्चुअल इमेज है। ठीक है, सिर्फ इसको हम देख सकते हैं एक पर्टिकुलर जगह पे खड़े होकर। ठीक, दूसरी जगह चले जाओगे तो फिर वो इमेज नहीं दिखेगी, तो ये वर्चुअल इमेज है। तो ध्यान रखना, मिरर जहां से लाइट रेज आती हुई अपीयर होगी, ठीक है, मिरर के पीछे जो बनेगा उस साइड पर वो हमेशा क्या होगा, वर्चुअल इमेज होगा। ठीक है, जहां से लाइट रेज आती हुई अपीयर होगी वर्चुअल इमेज। तो यहाँ पे बोल सकता हूँ मैं, क्या क्या बोल सकता हूँ, इमेज फॉर्म हो रही है उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है। ठीक है, मतलब नेचर ऑफ इमेज बोल देंगे उसको। नेचर ऑफ इमेज होगा यहाँ पर, एक तो ये वर्चुअल होगा, ध्यान रखना वर्चुअल इमेज होती है। और वर्चुअल होने के साथ साथ जो होती है, जैसे हम मिरर हमारी खुद की इमेज देख रहे हैं प्लेन मिरर के अंदर। ठीक है, तो जितने साइज हमारी होती है खुद की, जैसे हमारे जो फेस की साइज है उतनी साइज का हमें क्या दिखेगा, मिरर के अंदर हमारी इमेज दिखेगी। जितनी हमारी बॉडी की साइज है पूरी, उतनी हमें इमेज दिखेगी। तो जो वर्चुअल इमेज होती है, ठीक है, वो सेम साइज की बनती है हमेशा। जितनी ऑब्जेक्ट की साइज होगी उतनी साइज की इमेज बनेगी, जितनी लेंथ इसकी उतनी लेंथ इसकी। ठीक है, तो वर्चुअल होती है। ठीक है, और साथ में इसमें बोल सकते हैं इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब क्या होता है, जैसे तुम्हारा सर ऊपर है पैर नीचे, तो इमेज जब देखोगे तब इमेज के अंदर भी सर तुम्हारा ऊपर ही रहेगा और पैर नीचे ही रहेंगे। ऐसे उल्टा नहीं दिखेगा, मतलब पैर ऊपर दिख रहे हैं मिरर के अंदर और सर नीचे दिख रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, नॉर्मल जो वर्चुअल इमेज जो होगी, यहाँ पर हम जो भी बनाएंगे वर्चुअल इमेज, वो सारी क्या होगी, इरेक्ट। इरेक्ट मतलब जैसे स्ट्रेट ऑब्जेक्ट है, उसका सर ऊपर है पैर नीचे, तो मिरर के अंदर भी वैसा ही दिखेगा। ऐसा नहीं होगा मतलब तुम एक दिन सो के उठे, कांच के सामने जाके खड़े हो गए और तुम्हें दिख रहा है पैर ऊपर और सर नीचे, तुम देखो ये क्या हो गया, सपने में तो नहीं है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा कभी भी। तो इमेज जो दिखेगी हमेशा इरेक्ट दिखेगी। इरेक्ट मतलब जैसे ये एरो हेड मैंने ऊपर बनाया, यहाँ भी एरो हेड ऊपर ही रहेगा। ठीक, तो वर्चुअल इरेक्ट, एंड यहाँ पर जो इमेज फॉर्म होगी वो सेम साइज होगी। सेम साइज मतलब जितनी ऑब्जेक्ट की साइज है उतनी साइज की इमेज बनेगी। तो ये नेचर ऑफ इमेज होगा यहाँ पर प्लेन मिरर के केस में। और क्या बोल सकते हैं, इसकी पोजीशन कहां पर होगी, बनेगा कहां पर इमेज की। ठीक है, तो इसको बोल सकते हैं बिहाइंड द मिरर, एट सेम डिस्टेंस एज ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। तो यहां पर जो ये इमेज फॉर्म हो रही है, ये जो होगी सेम डिस्टेंस पर होगी। यहाँ पर थोड़ा डायग्राम में तुम बन सकते, पर तुम स्केल से बनाओगे अगर, तुम्हें ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस दोनों इक्वल दिखेंगे। मतलब जितना डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट होगा मिरर से, उतने डिस्टेंस पर उसकी इमेज बनेगी एग्जैक्टली उतनी डिस्टेंस पर। सिर्फ 10 सेंटीमीटर पर लिया तुमने स्केल से जब बना रहे होंगे, ठीक है, कॉपी में, तो ये भी 10 सेंटीमीटर पर ही बनेगा। ध्यान रखना ये एंगल सब इक्वल होंगे, तब वो एग्जैक्टली 10 सेंटीमीटर मिलेगी तुम्हें। और सेम साइज मिलेगी, जैसे मान लो इसकी लेंथ तुमने 2 सेंटीमीटर ली, तो यहाँ पर इसकी लेंथ भी 2 सेंटीमीटर दिखेगी तुम्हें। तो इमेज फॉर्मेशन में क्या क्या ध्यान रख सकते हैं, जो प्लेन मिरर है उससे जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी और सेम साइज बनेगी। और क्या ध्यान सकते हैं, पोजीशन क्या होगी, बिहाइंड द मिरर बनेगी। वो कितना डिस्टेंस पर होगा, जितना डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट है उतना डिस्टेंस पर ही होगा। ये मान लो 10 सेंटीमीटर पर है तो ये भी 10 पर ही होगा। तो ये हो गया इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। ऐसा हम इमेज बना सकते हैं प्लेन मिरर से। ठीक है, दूसरा पॉइंट लेते हैं इसमें, सेकंड पॉइंट, रिलेशन बिटवीन velocity of object and velocity of image।
वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड वेलोसिटी ऑफ इमेज। ठीक है, तो देखो यहां पर क्या होगा, जैसे मान लो ये मिरर है हमारा, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक, तो इसकी डिस्टेंस है यहां से मान लो d डिस्टेंस है, तो ये ऑब्जेक्ट जो है हमारा O फॉर ऑब्जेक्ट, इसकी इमेज बनेगी ऐसे उतने डिस्टेंस पर I, ये इमेज हो जाएगी इसकी, इसका डिस्टेंस भी d ही होगा मिरर से, तो दोनों का डिस्टेंस d है। अब मान लो ये मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट जो है इस डायरेक्शन मूव कर रहा है, इस तरफ जा रही है, कितना स्पीड से, v स्पीड से, ठीक है। तो इसको एक वैल्यू लेके कर लेते हैं, जैसे मान लो ये मान लो 10 सेंटीमीटर स्टार्टिंग है, तो ये भी 10 होगा, और इसकी स्पीड लेते हैं हम 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड मतलब 1 सेकंड में 1 सेंटीमीटर चलेगा, ठीक है। अभी 10 सेंटीमीटर है, 1 सेकंड बाद ये यहाँ पहुंच जाएगा इस जगह पर, कितना डिस्टेंस चलेगा, 1 सेंटीमीटर, तो ये टोटल 10 है, ये 1 सेंटीमीटर बचा कितना 9, तो ये 9 सेंटीमीटर हो गया, तो ये 9 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, तो इमेज की भी क्या हो जाएगी 9। तो देखो पहले इमेज 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे थी, अब 9 पर आ गई 1 सेकंड में, ये पहले 10 सेंटीमीटर थी, इसकी डिस्टेंस भी 9 होगी 1 सेकंड में। इसका मतलब जितना स्पीड से ये आगे जा रहा है उतना स्पीड से ये भी आ रहा है, इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, इसकी स्पीड अगर v है, इसकी ऑब्जेक्ट की स्पीड अगर v है, तो इमेज की भी v ही होगी, दोनों का स्पीड सेम रहेगा, जितना स्पीड इसका है उतना स्पीड इसका है। ये मिरर की तरफ आएगा ऑब्जेक्ट, तो इमेज भी मिरर की तरफ आएगी। अगर ऑब्जेक्ट इधर जा रहा होगा तो इमेज भी मिरर से दूर जा रही होगी, ऑब्जेक्ट मिरर से दूर जाएगा तो इमेज भी मिरर से दूर जाएगी, ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ आएगा तो इमेज भी मिरर की तरफ आएगी। अगर ऑब्जेक्ट से ऊपर जा रहा है v स्पीड से, इमेज भी v स्पीड से ऊपर जाएगी, ऑब्जेक्ट अगर नीचे जा रहा है v स्पीड से, तो ये भी v स्पीड से इधर जाएगा। मान लो ऑब्जेक्ट जा रहा है इधर v स्पीड से, कितना मान लो एंगल कुछ भी ले लेते हैं 60 डिग्री, तो इमेज भी ऐसे जा रही होगी 60 डिग्री एंगल पे। तो जैसे ऑब्जेक्ट जा रहा होगा मिरर के रेस्पेक्ट में, वैसे इमेज भी जाएगी मिरर के रेस्पेक्ट में, सेम वैसे। तो इसको ध्यान रख सकते हैं क्या, अगर ये v स्पीड जा रहा है तो ये भी v स्पीड से, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे सबसे पहले, यहां पे लिख लेते हैं इसको, चलो इस डायग्राम को नहीं हटाते, यहां लिख देते हैं स्पीड ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट with respect to mirror। तो जितना ऑब्जेक्ट की स्पीड होगी मिरर के रेस्पेक्ट में मतलब इमेज की भी होगी, मतलब मैं बोल सकता हूँ vi इक्वल्स टू vo। v मतलब स्पीड इमेज की और ऑब्जेक्ट की दोनों की सेम रहेगी। अगर स्पीड की बात करूं, अब मैं बोल देता हूँ वेलोसिटी, तो वेलोसिटी देखो, वेलोसिटी में हम डायरेक्शन नहीं लेते हैं, जैसे इसको पॉजिटिव एक्स एक्सिस लोगे तो इसको नेगेटिव एक्स एक्सिस, इसको पॉजिटिव है तो नेगेटिव है। तो जब ऐसे मूव करेगा, ऐसे नॉर्मल के अलाउ, जब नॉर्मल के अलाउ मूव करेगा, इस लाइन में जा रहा होगा, मिरर की तरफ आ रहा है, मिरर से दूर जा रहा है, तो देखो ये एरो हमेशा अपोजिट दिखेंगे, इसका एरो अगर इधर होगा तो इसका एरो इधर होगा, इसका एरो अगर इधर होगा तो इसका एरो इधर होगा, ठीक है। तो इस केस में जब इस लाइन के अलाउ जब जा रहा होगा तो वेलोसिटी जो होगी वो जस्ट वैल्यू तो सेम होगी, वैल्यू जैसे 1 सेंटीमीटर से जा रहा है इधर, तो ये भी 1 से आ रहा होगा इधर, पर डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। और जब भी डायरेक्शन अपोजिट होती है तो हम वहां पर एक साइन चेंज कर देते हैं, कैसे, जो वेलोसिटी जो होगा ऑफ इमेज, ठीक है, वही विद रेस्पेक्ट टू मिरर नहीं लेना, ध्यान रखना विद रेस्पेक्ट टू मिरर ही, वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। माइनस साइन से हमें क्या पता चलता है, माइनस साइन से बोल सकते हैं डायरेक्शन दोनों का अपोजिट है, इमेज की वेलोसिटी और ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी डायरेक्शन अपोजिट होगी जब वो इस लाइन के अलॉन्ग मूव करेगी। और अगर वो ऐसे परपेंडिकुलर मूव कर रहे हैं, परपेंडिकुलर मतलब नॉर्मल के ऐसे जा रहे हैं इस तरह, तब दोनों की डायरेक्शन सेम रहेगी।
तब फिर माइनस साइन नहीं आएगा। अगर ये v स्पीड से ऊपर जाएगा तो ये भी v से ऊपर जाएगा, फिर मैं माइनस नहीं बोलूंगा, दोनों सेम डायरेक्शन में ऊपर ही जा रहे होंगे। अगर ये नीचे जा रहा होगा तो ये भी नीचे जा रहा होगा। इसको तुम खुद से विजुलाइज करके बता सकते हो कि कब वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में होगी, कब सेम डायरेक्शन में होगी। ठीक है, तो ये हो गया वेलोसिटी वाला टॉपिक हमारा, इसको बोल सकते हैं। और कभी कभी क्या पूछ लेता है वो, कभी कभी पूछ लेते हैं रिलेटिव, यहाँ मिरर के रेस्पेक्ट में बता रहे हैं। किसके रेस्पेक्ट में बता रहे हैं? मिरर के रेस्पेक्ट में। तो मिरर के रेस्पेक्ट में दोनों का सेम है, पर अगर पूछ लिया कि ऑब्जेक्ट की स्पीड इमेज के रेस्पेक्ट में कितनी है, ऑब्जेक्ट की स्पीड इमेज के रेस्पेक्ट में कितनी है, तो देखो वही वाला एग्जांपल लेते हैं। पहले स्टार्टिंग में दोनों की डिस्टेंस 10 थी, एक सेकंड बाद कितनी रहेगी? 9 तो पहले टोटल डिस्टेंस था कितना? 20 सेंटीमीटर दोनों के बीच में। एक सेकंड बाद ये भी 1 सेंटीमीटर चला, ये भी 1 चला, तो ये भी यहाँ से 9 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे, ये भी 9 पर। तो अब जो नया डिस्टेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 9 और 9 18 सेंटीमीटर। एक सेकंड पहले दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना था? 20 था। एक सेकंड बाद 18 रह गया, मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस कितने से कम हो गया? 20 माइनस 18 2 सेंटीमीटर से। मतलब एक सेकंड में दोनों के बीच की डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर कम हो गई। तो मैं बोल सकता हूँ कि ऑब्जेक्ट की इमेज के रेस्पेक्ट में स्पीड जो है वो क्या हो गई? 2 हो गई। कैसे? पहले 1 थी, ये 1 से जा रहा था, ठीक है, इसके रेस्पेक्ट में, तो ये भी 1 से आ रहा है। स्टार्टिंग में दोनों के बीच की डिस्टेंस 20, एक सेकंड ये 1 सेंटीमीटर ही चला, 1 सेंटीमीटर ही चला, तो 9 और 9 टोटल 18 रहेगी। तो पहले 20 थी, अब 18 रह गई, मतलब दोनों के बीच की डिस्टेंस एक सेकंड में कितनी कम हो गई? 2 सेंटीमीटर। तो मैं बोल सकता हूँ कि इसके रेस्पेक्ट में रिलेटिव स्पीड जो होगी 2 सेंटीमीटर पर सेकंड होगी। या फिर 9th क्लास में अगर तुमने पढ़ा होगा रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में, रिलेटिव स्पीड के बारे में, तो उसमें हम ऐसा बता सकते हैं कि दोनों ऑब्जेक्ट जो है अगर ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, ये इधर और ये इधर अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो जब हम इसके रेस्पेक्ट में इसकी स्पीड निकालेंगे, इसके रेस्पेक्ट में इसकी स्पीड निकालेंगे, तो ऐड कर देते हैं। जैसे ये मान लो एक ट्रक है 60 की स्पीड से आ रहा है, ये एक बाइक है 40 की स्पीड से आ रही है, तो बाइक की ट्रक के रेस्पेक्ट में स्पीड 40 प्लस 60 100, मतलब बाइक 100 की स्पीड से जा रही है ट्रक के रेस्पेक्ट में। अपोजिट डायरेक्शन में ऐड कर देते हैं, और अगर सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो सबट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये रिलेटिव वेलोसिटी, तो यहाँ पर दोनों को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, मतलब इसके रेस्पेक्ट में रिलेटिव स्पीड क्या होगी? ऐड हो जाएगी, डबल हो जाएगी। तो मैं बोलूंगा इसमें स्पीड ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, स्पीड ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू हो जाएगा 2 इंटू स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू मिरर। तो अगर ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर की पर सेकंड की स्पीड जा रहा है मिरर के रेस्पेक्ट में, तो इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में 2 की स्पीड से आ रही होगी, इसके रेस्पेक्ट में इसकी स्पीड डबल हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू मिरर 2 टाइम्स हो जाएगी। मान लो अगर ये ऑब्जेक्ट की स्पीड v है तो ये 2 टाइम्स ऑफ v हो जाएगी। यहाँ पे विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट बता रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा रिलेटिव, अगर किसके रेस्पेक्ट में बताएंगे? ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में अगर बताएंगे इमेज की स्पीड तो डबल हो जाएगी। जैसे मान लो ये 10 मीटर पर सेकंड से आ रहा है, ये भी मिरर के रेस्पेक्ट में 10 मीटर पर सेकंड से आएगा। अगर पूछ लिया क्या इमेज की ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में, इमेज की ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में कितनी होगी? 10 इसकी है, 10 इसकी है, तो कितना हो जाएगा? 20। अब अगर मान लो वो ऐसे जा रहा होगा ऊपर, चेंज कर दे इक्वेशन, तो ये भी ऊपर ही जाएगा। ये 10 से जा रहा होगा तो ये भी 10 से जा रहा होगा। अगर पूछ लिया कि ऑब्जेक्ट की इमेज के रेस्पेक्ट में कितनी स्पीड है, ऑब्जेक्ट की इमेज के रेस्पेक्ट में कितनी स्पीड है, तो दोनों देखो सेम डायरेक्शन जा रहे हैं, और सेम डायरेक्शन में क्या करते हैं? सबट्रैक्ट करते हैं। इसकी स्पीड अगर 10 मीटर पर सेकंड है तो इसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड होगी, और ये दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट की इमेज के रेस्पेक्ट में स्पीड क्या हो जाएगी? 0। ऑब्जेक्ट की इमेज के रेस्पेक्ट में स्पीड क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। सेम डायरेक्शन में सबट्रैक्ट करेंगे और अपोजिट में ऐड करेंगे। तो ये स्पीड से रिलेटेड टॉपिक को ध्यान रखते इस चीज को। इसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट थर्ड पॉइंट पे।
लैटरल इन्वर्जन लिखे थे, लैटरल इन्वर्जन। लैटरल इन्वर्जन क्या होता है? जैसे कोई प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर के सामने तुम खड़े हो गए, अपनी इमेज देख रहे हो, तो जब तुम्हारी इमेज देखोगे तो तुम्हारा जो राइट बॉडी का जो राइट पार्ट है, मतलब जैसे राइट हैंड है वो लेफ्ट साइड में दिखेगा, राइट आई है वो लेफ्ट साइड में दिखेगी, बॉडी का जो राइट पोर्शन है वो मिरर के अंदर लेफ्ट साइड में दिखेगा, और जो लेफ्ट पोर्शन है वो मिरर के अंदर राइट साइड में दिखेगा। तो ये इसी को बोलते हैं हम लैटरल इन्वर्जन। मतलब मिरर के सामने खड़े हुए हैं तो कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी जो राइट साइड होगी वो मिरर में लेफ्ट साइड में दिखेगी, और जो लेफ्ट साइड होगी मिरर के अंदर राइट साइड में दिखेगी, जिसको बोलेंगे हम क्या? लैटरल इन्वर्जन। जैसे तुम सेल्फी लेते हो मोबाइल के अंदर, तो जब मोबाइल के अंदर सेल्फी लेते हो तो जो इमेज जो आती है सेल्फी लेने पर वो क्या होती है? जो तुम्हारी राइट साइड होती है वो लेफ्ट में दिखती है, और जो लेफ्ट साइड होती है वो राइट में दिखती है। किसके अंदर? जो फोटो बना, कब? जब सेल्फी लोगे तुम। तो वैसे मिरर के अंदर भी होता है। तो इस लैटरल इन्वर्जन को हम अल्फाबेट्स कुछ है उनसे बता सकते हैं। जैसे अगर मैं लिखूं ए से कुछ बनता है कैपिटल लेटर में, कैपिटल्स में, ठीक है। इसकी अगर इमेज देखेंगे मिरर के अंदर, देखिए मिरर रखा हुआ है, इसको सामने से देख रहे हैं तो ये ऐसा ही दिखेगा। अब देखिए लैटरल इन्वर्जन शो नहीं करता, ए तो यही दिख रहा है, वैसा का वैसा दिख रहा है, इसमें कुछ लेफ्ट राइट चेंज नहीं हो रहा। मतलब लेफ्ट राइट चेंज हो तो रहा है पर वो हमें दिख नहीं रहा, ऑब्जर्व नहीं हो रहा, क्योंकि ये लेफ्ट और राइट साइड दोनों इसकी क्या है? सेम है, ठीक है। जैसे हम बात करें बी की, तो बी को जब हम देखेंगे मिरर के अंदर, तो बी को जब तुम मिरर के अंदर देखोगे तो तुम्हें ऐसा दिखेगा, उल्टा दिखेगा वो। तो ये यहाँ पर लैटरल इन्वर्जन शो कर रहा है, मतलब दिख रहा है, यहाँ पर विजिबल है, ये लैटरली इन्वर्ट हो गया, चेंज हो गया ये। और जैसे बात करें हम डी की, तो डी भी शो करेगा लैटरल इन्वर्जन। जैसे बात करें टी की, तो टी शो नहीं करेगा, ऐसे एम शो नहीं करेगा, एन करेगा। जैसे एन अगर ऐसे बनाएंगे तो ऐसा बन दिखेगा हमें। तो कुछ अल्फाबेटिक लेटर्स जो है, अल्फाबेट जो है कुछ लेटरल इन्वर्जन शो करते हैं, कुछ नहीं करते। ओ नहीं करेगा, जैसे 8 बनाने तुमने न्यूमेरिक की बात करें तो वो शो नहीं करेगा 8, बाकी करेंगे। 2 करेगा, 2 को बनाएंगे तो जैसे 2 बनाया हमने यहाँ पर ऐसे, तो यहाँ पर ऐसे दिखेगा। 3 बनाया ऐसे, यहाँ पर ऐसे दिखेगा। 6 बनाया ऐसे, यहाँ पर ऐसे दिखेगा। तो ऐसे ये लेटरल इन्वर्जन शो करेंगे, तो इसको हम लेटरल इन्वर्जन बोलते हैं। तो ऐसे ही तुम ऐसे इस तरह से एग्जांपल से ध्यान रख सकते हो लेटरल इन्वर्जन को, सिंपल टॉपिक है एकदम। फोर्थ पॉइंट पर आते हैं। जैसे मान लो ये एक अच्छा पॉइंट है, ये मिरर है, मान लो, ध्यान समझना है इसको, एक प्लेन मिरर, यहाँ पे एक इंसिडेंट हो रही है, हो गया हमारा नॉर्मल। ये नॉर्मल हो गए पी क्यू एन, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, और उतने एंगल पे रिफ्लेक्ट भी हो जाएगी पी क्यू आर, ठीक है। ये दोनों एंगल सेम है, ये 48 डिग्री तो ये 48 डिग्री, 30 डिग्री तो ये 30, तो इसको आई, तो इसको भी आई लिख सकता हूँ क्योंकि आई और आर दोनों इक्वल है, ठीक है। मिरर को मैं लिख रहा हूँ एम डैश। अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मिरर को इस पॉइंट, जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है क्यू, इसके जगह पर हमने इसको फिक्स कर दिया, यहां से एक कील ठोक दी मतलब, और फिर कील ठोक के इस मिरर को ऐसे घुमा रहे हैं, जैसे मान लो। तो मिरर के जो प्लेन है, मिरर के प्लेन को हम थोड़ा सा ऐसे करके ऐसे टिल्ट कर रहे हैं, हल्का सा इसको रोटेट कर रहे हैं। तो मिरर को अगर रोटेट किया तो मिरर ऐसा हो गया। अब ये मिरर ऐसे दिख रहा है नई पोजीशन पर, और कितने एंगल से रोटेट किया? मान लो मैंने इसको रोटेट किया कितना? थीटा एंगल से। कितने से एंगल से रोटेट किया? थीटा एंगल से। तो जब मैं थीटा एंगल से मिरर को रोटेट करूंगा तो नॉर्मल इसके साथ जो होगा नॉर्मल भी रोटेट होगा, क्योंकि नॉर्मल जो होता है वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। जैसे मान लो सरफेस है तो ये नॉर्मल होगा, इस सरफेस को अगर मैं ऐसे कर दूंगा तो नॉर्मल भी ऐसे चले जाएगा। तो नॉर्मल हमेशा
सरफेस के साथ 90 डिग्री एंगल पर होगा। ऐसे सरफेस है तो नॉर्मल ऐसे, ऐसे सरफेस है तो नॉर्मल ऐसे, तो नॉर्मल भी मुड़ेगा, नॉर्मली रोटेट होगा। कितने से? जितने से मिरर रोटेट हुआ है थीटा एंगल से, उतने एंगल से मिरर भी रोटेट होगा, सॉरी नॉर्मल भी रोटेट होगा। तो नॉर्मल, ये नया नॉर्मल यहाँ बन जाएगा, एन डैश नया नॉर्मल, कितना एंगल पर आगे? थीटा। तो देखो पहले जो एंगल था हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस पी क्यू एन, वो आई के इक्वल था। अब नया जो एंगल ऑफ इंसिडेंस आया, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा क्या होता है? इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल। इंसिडेंट रे ये है, सॉरी इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल। इंसिडेंट रे ये है और नॉर्मल ये है, तो इंसिडेंट रे और ये नॉर्मल, इनके बीच का जो एंगल होगा ये वाला पूरा, ये पूरा एंगल जो होगा ये होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो पहले ये आई था और ये अब थीटा और आ गया, तो टोटल यहां से यहां तक पूरा जो एंगल होगा ये आई प्लस थीटा हो जाएगा। नाउ एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा पी क्यू एन डैश, ये आई प्लस थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा प्रीवियस एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये हो जाएगा न्यू एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक, अब जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी होगा। तो जितने एंगल पे ये इंसिडेंट हो रही है, मान लो पहले 45 था, उसमें 15 और ऐड कर दिया हमने, तो अब ये 60 डिग्री हो गया। 60 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 60 होगा। मतलब अब जो रिफ्लेक्टेड रे पहले इधर जा रही थी, अब वो रिफ्लेक्टेड रे थोड़ा ऐसे जाएगी, इस तरह से, नया आर डैश। तो ये नॉर्मल है, ये रिफ्लेक्टेड रे नहीं, तो एन डैश क्यू आर डैश, एंगल एन डैश क्यू आर डैश, ये क्या हो जाएगा? ये भी आई प्लस थीटा ही होगा। क्यों? क्यों एंगल जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की इक्वल होता है। जितना ये वाला एंगल होगा उतना ये वाला एंगल होगा, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होंगे। क्यों? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, फर्स्ट पॉइंट। तो ये पहले रिफ्लेक्टेड रे इधर जा रही थी, अब रिफ्लेक्टेड रे इधर जा रही है। क्यों? क्योंकि हमने मिरर को रोटेट कर दिया। अब हमें यहाँ पर निकालना है कि रिफ्लेक्टेड रे जो है वो कितने से रोटेट हो रही है। ये वाला एंगल निकालना है मुझे, ये वाला, ये कितने एंगल से रिफ्लेक्ट हो रही है। तो देखो इस पूरे एंगल को बता सकता हूँ, पी क्यू आर डैश कितना होगा एंगल, पी क्यू आर डैश कितना होगा, उसको इजीली बता सकते हैं। कैसे बताएंगे इजीली? देखो पी क्यू एन, यहां से लेके यहां तक ये वाला एंगल मुझे पता है कितना है, आई प्लस थीटा, और यहां से लेके यहां तक एंगल भी पता है कितना है, वो भी आई प्लस थीटा। तो ये भी आई प्लस थीटा है, ये भी आई प्लस थीटा है, तो यहां से पूरा क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ आई प्लस थीटा, डबल जस्ट हो गया ना। ये भी आई प्लस थीटा, ये भी आई प्लस थीटा, तो क्या हो गया? 2 टाइम्स ऑफ आई प्लस थीटा। ये हो गया हमारा पी क्यू आर डैश। और पी क्यू आर इस एंगल को भी बता सकते हैं हम, ये तो बहुत इजी है। कैसे? ये पहले आई, ये भी आई था और ये भी आई, आई प्लस आई, ये पूरा एंगल, ये वाला एंगल हो जाएगा कितना? 2i के इक्वल। तो पी क्यू आर है 2i के इक्वल, और पी क्यू आर डैश 2i प्लस थीटा के इक्वल। मुझे निकालना है ये वाला आर क्यू आर डैश। तो कैसे बताएंगे? मुझे पूरा पता है, यहां से लेके यहां तक कितना है, 2i प्लस थीटा, और मुझे ये वाला भी पता है, इतना भी पता है, ये 2i है और ये पूरा 2i प्लस थीटा है। तो इस पूरे में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो बचा हुआ आ जाएगा, बहुत सिंपल है। इस पूरे में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये आ जाएगा। तो ये वाला एंगल मैं बता सकता हूँ कैसे? इस पूरा मतलब इतना, इसमें से इतने को सब्ट्रैक्ट कर दो, मतलब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये वाला एंगल मिल जाएगा। सो एंगल आर क्यू आर डैश इक्वल्स टू 2i प्लस थीटा माइनस 2i, तो 2i कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 थीटा। तो अगर मैं मिरर को, तो ध्यान से सुनना, अगर मैं मिरर को थीटा से रोटेट करता हूं, अगर मैं मिरर को थीटा से रोटेट करता हूं, तो जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये जो रिफ्लेक्टेड रे पहले इधर जा रही थी, अब इधर जा रही है, रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा से रोटेट हो जाएगी। कितने से रोटेट हो जाएगी? रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा से। अगर मिरर को थीटा से रोटेट करेंगे तो 2 थीटा से रिफ्लेक्ट होगी। इसमें इंसिडेंट रे को हम फिक्स रख रहे हैं, इसको चेंज नहीं हो रहा है,
चेंज क्या क्या होगा, तो मिरर रोटेट होगा तो नॉर्मल चेंज होगा, नॉर्मल चेंज होगा तो रिफ्लेक्टेड रे भी चेंज हो जाएगी। तो ये पॉइंट ये हो गया हमारा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, जैसे मान लो 5th पॉइंट, ये भी इसको भी ध्यान रखना तुम्हें डायरेक्टली, जैसे इसको भी तुम डायरेक्टली ध्यान रख सकते हो तरीके से। अगर मिरर को थीटा से रोटेट करेंगे तो रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा से रोटेट हो जाएगी। नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन हाइट ऑफ अ पर्सन, कोई भी पर्सन उसकी हाइट, एंड मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर। कोई भी पर्सन है उसकी हाइट और जो मिनिमम लेंथ मिरर की, इन विच पर्सन कैन सी इज फुल इमेज, ठीक है। तो एक हम मिरर लेंगे, इसकी हाइट इस तरह से लेंगे, मिनिमम हाइट, जिससे हम क्या कर सके, हमारी पूरी की पूरी कंप्लीट इमेज देख सके, मतलब पूरे ऊपर के बाल, मतलब ऊपर खड़े नहीं करने तुम्हें, बाल ऐसे चिपका के रखने में इधर, तुम्हारे बाल से लेके तुम्हारे पैर, ठीक है, पूरी हील्स नहीं पहननी है, ऊंचे जूते नहीं पहनने तुम्हें, ठीक है, नॉर्मल पैर। तो सर से लेके पैर तक तुम्हारी क्या होगी, कंप्लीट इमेज दिख जाए। तो उसके लिए जो मिरर की मिनिमम कितनी हाइट का मिरर हमें रिक्वायर्ड होगा, उसको हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो बहुत इजी है। उसके लिए पहले देखो देखते हैं हम कि एक्चुअल में हम जैसे किसी, मान लो किसी की इमेज कैसे फॉर्म करेंगे, तो उसको देख लेते हैं। जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ये मिरर है हमारा, ये पॉइंट है, तो ये इसकी भी इमेज में इजीली बना सकता हूँ। कैसे, ये मैंने परपेंडिकुलर लाइन बनाई ऐसे करके, ठीक है। ये मान लो 5 सेंटीमीटर, तो इसी के जस्ट सामने से 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे इसकी इमेज बना दूंगा। तो ये सही है एकदम, इसमें कोई गलत चीज नहीं है। ये अगर ऑब्जेक्ट है तो ये इसकी इमेज है, ठीक है। मान लो मैं इसको ऐसे टेढ़ा कर देता हूं ऑब्जेक्ट, तो इसकी इमेज को मैं फिर बना सकता हूं। कैसे, इस वाले पॉइंट की मिरर से डिस्टेंस परपेंडिकुलर, मान लो ये 5 सेंटीमीटर है, तो ये भी 5 सेंटीमीटर पर इसकी टैल बनेगी, और ये हेड से परपेंडिकुलर लाइन बनेगी। ये मान लो 4 सेंटीमीटर पर हेड है, इधर से भी 4 सेंटीमीटर पर तुम्हें क्या बनाना है, हेड बना देना है ये। तो ये ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज ऐसे बन जाएगी सेम, ठीक है। ये भी बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलत चीज नहीं है, ठीक है। अब मान लो अगर मैं मिरर को टेढ़ा कर दूं, ये मिरर को मैंने ऐसे कर दिया, ये बना दिया मैंने ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर तुम इसकी इमेज बनाओगे ये ऐसे, तो ये जो इमेज बनेगी ऐसे, ये गलत है। ये ऑब्जेक्ट है तो इसकी ये वाली इमेज जो बनेगी ये गलत है, ये ऐसे इमेज नहीं बनेगी। इमेज जब बनाएंगे तो इमेज बनाने के लिए तुम्हें क्या ध्यान रखना है, तुम्हें बनानी है परपेंडिकुलर लाइन। एक पॉइंट यहां लेना है, एक पॉइंट लेना है यहाँ, और यहां से ऐसे परपेंडिकुलर लाइन बनाई हमने, ऐसे उसको आगे बढ़ा दिया, ठीक है। ऐसे 90 डिग्री दिखनी चाहिए, ऐसे आगे बढ़ा दिया, और ऐसे यहां से भी एक पॉइंट लाइन ली और इस मिरर के ऊपर परपेंडिकुलर, इसको भी ऐसे आगे बढ़ा दिया। फिर क्या करना है, जितना डिस्टेंस पर इसका हेड है यहां से, ये मान लो ये 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर तुम्हें इसका हेड बना देना है। ये टैल मान लो ये 4 सेंटीमीटर पे, तो इसकी 4 सेंटीमीटर पे टैल बना देनी है, और ये बन गई तुम्हारी ऐसे इमेज, दोनों को जोड़ दो, ऐड कर दो। तो ये ऑब्जेक्ट, तो इसकी इमेज इधर बनेगी, वहां नहीं बनेगी, यहां बनेगी, ठीक है। इसके अलावा ये मिरर है हमारा, और ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहां पर, इसकी इमेज। अब तुम बोलोगे सर ये तो उसके सामने ही नहीं है, इसकी इमेज कैसे बनेगी? इमेज तभी बनेगी जब सामने होगा, नहीं इधर होगा तब भी बन जाएगी। कैसे? सिंपल सा एग्जांपल है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ यहाँ पर इमेजिन कर लो ये मिरर है तुम्हारे घर का, ये क्या है, तुम्हारे घर का मिरर है, ठीक है। और इस मिरर में तुम खड़े हो गए इसके इस तरफ, सामने नहीं खड़े हो, इस तरफ खड़े हो, तो तुम्हें तुम्हारी इमेज नहीं दिखेगी, वो तो ऑब्वियस है। तुम्हारी इमेज तभी दिखेगी जब तुम इसके सामने खड़े होगी। अब तुम ऐसे टेढ़े खड़े हो, तुम्हारी इमेज नहीं दिखेगी, पर तुम्हें इमेज दिखेगी किसी न किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की, किसी जो उस तरफ रखा होगा, ऐसा इस एंगल पे रखा होगा, तो उसकी इमेज तुम्हें मिरर के अंदर दिखेगी, उस साइड पर। कहां पर दिखेगी? जब तुम देखोगे यहाँ से ऐसे आएगी रे, और ये तुम्हें इस कोने पे दिखेगी, जैसे तुम खड़े हुए, मान लो ऐसे एग्जाम्पल लेते हैं, तुम्हारे जस्ट सामने मिरर, ठीक है। तुम्हें तुम्हारी इमेज दिखेगी, ऑब्वियस है, पर तुम थोड़ा सा साइड में चले गए,
तो तुम थोड़ा साइड में जाओगे तो इस साइड जो ऑब्जेक्ट रखा होगा उसकी इमेज तुम्हें दिखेगी, इधर जो ऑब्जेक्ट रखे होंगे उनकी इमेज तुम्हें दिखेगी। और वो किस साइड दिखेगी, इधर नहीं दिखेगी। जब तुम मिरर में देखोगे तो मिरर में उस कोने में दिखेगी, उस तरफ, ठीक है, मतलब इसके जस्ट सामने की तरफ। यहाँ जैसे ये ऑब्जेक्ट है तो इसके जस्ट सामने उस तरफ मिरर के अंदर उसकी इमेज दिखेगी। तो ऑब्जेक्ट की इमेज जो बनती है वो हमेशा उसके जस्ट सामने ही बनती है। जैसे ऑब्जेक्ट है तो इसकी इमेज हमेशा यहाँ पर बनेगी। तो लाइन की करनी, मिरर को थोड़ा सा ऐसे आगे बढ़ा देना है, मिरर वाली लाइन को, और उसकी परपेंडिकुलर लाइन बना देनी है। तो ये ऑब्जेक्ट है तो इसकी इमेज यहाँ पर बनेगी, ठीक है। और वो दिखेगा जब यहाँ से रे ऐसा आएगी, वो रिफ्लेक्ट होकर तुम्हारी तरफ जाएगी। तुम यहाँ से देख रहे हो इसको, ये तुम्हारी आंखें, तो तुम्हें ये ऑब्जेक्ट जो है ये यहाँ पर दिखेगा ऐसे, इस जगह पर। ये ऑब्जेक्ट तुम्हें कहाँ दिखेगा, यहाँ पर। तो इसकी इमेज यहाँ बनेगी। मिरर यहीं तक ही खत्म हो गया, और फिर भी तुम इस ऑब्जेक्ट को देख सकते हो, इसकी इमेज को देख सकते हो। कहाँ पर दिखेगा वो, मिरर के अंदर इस साइड पे दिखेगा, इसके जस्ट सामने। इसको भी बना सकते हैं, जैसे ये ऑब्जेक्ट ये 5 सेंटीमीटर पर है तो ये सीधी सीधी लाइन बनानी, परपेंडिकुलर 5 सेंटीमीटर पे इसकी इमेज बन जाएगी। तो ये ऑब्जेक्ट, इसकी इमेज यहाँ बन गई। तो ऐसे हम इमेज को बना सकते हैं, ठीक है। यहां पर भी बनाएंगे। अब मैं क्या ले रहा हूं, मिरर ले रहा हूं छोटा सा, ठीक। और इसके सामने हो गए तुम खड़े, इस तरह से। तो ये तुम्हारा हो गया हेड, तो ऊपर के सर के ऊपर के बाल तुम्हारे, ठीक है। ये फोरहेड का टॉप पार्ट ले लो, बाल ज्यादा ऊंचे हैं तो हेड, ठीक। ये नीचे फीट हो जाएंगे तुम्हारे पैर, और यहां गई तुम्हारी आंखें ले लेते हैं, आईज। एच फॉर हेड, ई फॉर आईज, और ये एफ फॉर फीट हो जाएंगे तुम्हारे। अब मुझे हेड की इमेज देखनी है, मिरर के अंदर मेरा सर दिखना चाहिए। तो सर कैसे दिखेगा, सामने तुम्हारे बल्ब है, ठीक है, ट्यूबलाइट है, एलईडी कुछ भी है, तो वहां से लाइट आ रही है, तुम्हारे सिर पे गिर रही होगी। सिर पर गिर के वो जाएगी किस पर, मिरर पर, और मिरर से रिफ्लेक्ट आएगी, रिफ्लेक्ट होकर आएगी तुम्हारी किस पर, आंखों पर। तो जब मिरर से रिफ्लेक्ट होकर आंखों पर आएगी रेज, कौन सी, जो हेड से जा रही है मिरर पे गिर रही है, और मिरर से रिफ्लेक्ट होकर आंखों पर आ रही है, तो फिर तुम्हें हेड की इमेज दिखेगी। किसकी इमेज दिखेगी, हेड की। मान लो तुम्हें नोज की इमेज देखनी है, तो नोज की इमेज कैसे दिखेगी, नोज से लाइट जाएगी किस पर, मिरर के ऊपर, और मिरर से रिफ्लेक्ट होकर किस पर आएगी, आंखों पर। तुम्हें क्या दिखेगा, नोज की इमेज दिखेगी। फीट की इमेज देखनी है, तो फीट की इमेज कैसे दिखेगी, लाइट जा रही है कैसे, फीट पे गिर रही है, और फीट से गिरकर जा रही है मिरर पे, और मिरर से रिफ्लेक्ट होकर आ रही है आंखों पर, तो फीट की इमेज दिखेगी। तो ऐसे पूरी बॉडी की इमेज ऐसे दिखती है। हर बॉडी पार्ट पर रेस गिरती है, रिफ्लेक्ट होकर जाती है मिरर पे, और मिरर से रिफ्लेक्ट होकर आईज पर आती है, तो वो हमें दिखता है। यहाँ पर कैसे ही होगा, कैसे, हेड से जा रही है रे, मिरर की टॉप पार्ट पे गिराई हमने, ठीक है, इसकी लेंथ मिनिमम लेना है, इसलिए टॉप पार्ट पे गिरा रहा हूं मैं। ये जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतने पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, थोड़ा टेढ़ा बन गया ऐसे, ये रिफ्लेक्ट होकर आंखों पर आ जाएगी, तो हमें क्या दिखेगा, इसकी इमेज दिखेगी, इसकी हेड की। कहाँ दिखेगी, इसके जस्ट सामने, यहाँ जितना डिस्टेंस पे ये है, सपोज 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर पे यहाँ पर हेड की इमेज, एच डैश। ऐसे बाकी बॉडी पार्ट्स की बनती जाएगी। फीट की कैसे बनाएंगे, फीट से ले जाएंगे ऐसे, मिरर के एकदम लास्ट पार्ट पे गिरा रहे हैं, क्योंकि इसकी मिनिमम लेंथ देनी, तो जितना एंगल पे इंसिडेंट होगी उतने पे रिफ्लेक्ट होगी, और फाइनली एच पे पहुंच जाएगी ऐसे, ठीक है। और फीट की इमेज हमें दिखेगी कहां पर, इसको थोड़ा सा नीचे बढ़ा देते हैं, और यहां से सीधी लाइन बनाते हैं, जितना डिस्टेंस पर है उतना डिस्टेंस पर इसकी फीट की इमेज देगी, एफ डैश। और ऐसे पूरी बॉडी की तुम्हें इमेज दिखेगी यहाँ पर। इस मिरर के अंदर ये हो गया एम एम डैश, इस मिरर के अंदर तुम्हें तुम्हारी पूरी इमेज दिख रही है, हर वो पूरा बॉडी पार्ट दिख रहा है। तो इस तरह से कुछ डायग्राम बनेगा। अब इसमें कुछ पॉइंट्स लेते हैं, एक पॉइंट इसको लेते हैं सी, ये वाला, एक ये वाला पॉइंट लेते हैं डी, ये हेड है तुम्हारा, एच फॉर हेड, ई फॉर आईज, एफ फॉर फीट, ठीक। अब हमें पता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल सेम है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल सेम है, ठीक है, ये वाली लाइन कॉमन है,
तो इसमें बता सकते हैं कि ये वाला ट्राइंगल दोनों जो है वो क्या है, जिसकी सारी साइड सेम होती है, क्या बोलते हैं उनको, ठीक है मुझे याद नहीं आ रहा, पता नहीं क्या, तो आइसोसेलेस होता है, नहीं सिमिलर ट्राइंगल होते हैं, और दूसरे होते हैं क्या, खैर जो भी होते हैं। तो उसमें क्या होता है, सारी साइड इक्वल होती है। उसमें ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये दोनों ट्राइंगल है, इसमें ये साइड भी इक्वल होगी, मतलब एच सी और ई सी ये दोनों इक्वल होंगे, एच सी और सी दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। या फिर मैं बोल सकता हूं कि जो एच ई है वो इसका डबल है। जैसे मान लो ये 5 है, ये भी 5 है सेंटीमीटर में, तो ये कितना हो जाएगा, ये 10 सेंटीमीटर होगा, और इसका जस्ट डबल होगा। मतलब जो सीई है उसको बोल सकता हूं मैं वो एच ई बाई 2 है, मतलब एच ई 10 है तो ये 5 ही होगा, हाफ होगा। एंड और क्या बता सकता हूं मैं, ये वाला एंगल सेम है, तो फिर ये दोनों ट्राइंगल जो होंगे वो इक्वल होंगे, बिल्कुल साइड बाय सब सेम होंगी, तो इसकी लेंथ भी इक्वल होगी। ईडी और डीएफ दोनों इक्वल है, तो इसका मतलब जो ईडी है वो इस पूरे का हाफ है। मतलब मान लो ये 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, तो ये पूरा 20 हो जाएगा। ईडी 10 है तो ये ईएफ 20, ठीक, ऐसा लिख सकते हैं। अब दोनों का ऐड कर देते हैं, सीई प्लस ईडी। सी का वैल्यू एच ई बाई 2 और ये ई एफ बाई 2, देखो क्या हो जाएगा, ये सीई प्लस ईडी, ये सीडी बन जाएगा, एच ई प्लस ई एफ, ये एच एफ बन जाएगा बाई 2। देखो कैसे, सीई प्लस ईडी ये पूरा ईडी, सॉरी सीडी, और एच ई प्लस ई एफ एच एफ बन जाएगा। अब देखो ध्यान से देखो, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो ये सी डी किसके इक्वल होगा, जस्ट एम एम डैश। तो सी डी किसके इक्वल है, एम एम डैश, वो किसके इक्वल है, एच एफ बाई 2। मतलब मिरर की जो लेंथ है वो तुम्हारी लेंथ की क्या है, जस्ट हाफ है, ये मैं बोल सकता हूं। तो लेंथ ऑफ मिरर इक्वल्स टू 1/2 इंटू हाइट ऑफ पर्सन। तो जो भी पर्सन है उसकी हाइट का जस्ट हाफ लेंथ का मिनिमम लेंथ का एक मिरर ले सकते हैं, जिसमें हम हमारी कंप्लीट इमेज देख सकते हैं। जैसे मान लो तुम्हारी हाइट है सपोज 160 सेंटीमीटर, 160, तो तुम्हें तुम्हारी फुल इमेज देखनी मिनिमम लेंथ के मिरर में, तो मिनिमम लेंथ का मिरर जो होगा वो होगा 80 सेंटीमीटर का तुम्हें मिरर लेना पड़ेगा कम से कम, जिसमें तुम क्या देख सकते हो, तुम्हारी पूरी इमेज देख सकते हो। अगर 80 से कम अगर तुमने लेंथ ली तो या तुम्हारे पैर गायब हो जाएंगे या तुम्हारा सर गायब हो जाएगा, कुछ ना कुछ गायब कर दोगे। अगर 80 से कम लिया, तुम्हारी हाइट से जस्ट कम लिया, ज्यादा लोगे तो बहुत बढ़िया है, ठीक है, उसमें तुम्हें मिरर को एडजस्ट नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर क्या है, मिरर को एकदम फिक्स एडजस्ट करके रखना पड़ेगा तुम्हें एक पर्टिकुलर जगह पर। मतलब क्या होना चाहिए कि मिरर का जो टॉप पोर्शन है ये तुम्हारे टॉप ऑफ हेड और आईज के जस्ट मिड में आना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लो ये तुम्हारा आंखों से टॉप ऑफ हेड की डिस्टेंस सपोज 10 सेंटीमीटर है, मान लो ये 10 सेंटीमीटर है, तो जो मिरर का टॉप पोर्शन है वो आई से कितना ऊपर होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर ऊपर होना चाहिए। आंखों से जस्ट 5 सेंटीमीटर ऊपर उसका टॉप पोर्शन तुम्हें रखना पड़ेगा, तभी तुम उसको क्लियरली देख सकते हो। ध्यान रखना, आईज और हेड का जो मिड पॉइंट है उसकी लेंथ के इक्वल, उसी सेम लाइन में मिरर का टॉप पोर्शन आएगा। तो इसको हम ध्यान रख सकते हैं, ये वाली चीज को, लेंथ ऑफ मिरर है वो हाफ ऑफ लेंथ ऑफ पर्सन हो जाएगी, ठीक है। तो इस पॉइंट को ध्यान रख सकते हैं, सिंपल, ठीक। तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स हो गए किससे, प्लेन मिरर से रिलेटेड। और भी पॉइंट्स लिख सकते हैं और उनका भी काम नहीं आएगा, हमारे जो काम आएंगे उनको हम ऐसा लिख लिया हमने। चलो एक और लिख लेते हैं, 6 नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म बाय 2 मिरर्स। number of
तो फिर 2 मिरर लेंगे हम, वो दोनों किसी न किसी एंगल पर रखे होंगे, एक मिरर और एक और मिरर, ठीक है। तो 2 मिरर का कॉम्बिनेशन या 2 से ज्यादा मिरर का कॉम्बिनेशन तुम देख सकते हो कहां पर मिलेगा। जैसे तुम चेंजिंग रूम में जाते हो किसी शॉप पे जहाँ पर तुम कपड़े वपड़े खरीदते हो, तो वहां पर चेंजिंग रूम होता है, तो उसके अंदर चारों तरफ मिरर लगे होते हैं, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, तो उसमें हर एंगल से तुमको खुद को देख सकते हो, मतलब मैं कैसा लग रहा हूँ, कैसी लग रही हूँ, ठीक है। तो बहुत सारे मिरर्स की जगह हम सिर्फ 2 मिरर ले रहे हैं, 2 मिरर कॉम्बिनेशन ले रहे हैं, और मान लो इनके बीच में कुछ एंगल है थीटा, ठीक है। यहाँ ऑब्जेक्ट रख दिया मैं बीच में कहीं पर, इस ऑब्जेक्ट की नंबर ऑफ कितनी इमेजेस बनेगी, इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले एक वैल्यू निकालते हैं एन को काउंट करेंगे। कैसे काउंट करेंगे, 360 को डिवाइड करेंगे थीटा से। जैसे मान लो अगर थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है, तो 360 को 60 से डिवाइड कर देंगे, इसकी वैल्यू मान लो 60, 360 डिवाइड कर देंगे, तो एन की कुछ वैल्यू आ जाएगी। जैसे 60 के केस में 6 मिल जाएगा मुझे, तो एन की एक वैल्यू आ जाएगी कुछ भी। अब उस वैल्यू अगर वो वैल्यू अगर इवन है या ऑड है, तो उसको अलग अलग केस में हम लेंगे। इफ n इज एन even number, then number of images formed, कितनी इमेज फॉर्म होगी, तो उसका वैल्यू हमारा आंसर आएगा n-1। कितना आएगा, n-1। इफ n इज एन ऑड नंबर, मान लो ऑड नंबर आता है 3, 5, 7 इस तरह से, then number of images formed वो n ही रहेगा। एग्जाम्पल समझते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लो if थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री, वही थीटा को 60 लेते हैं, तो n की वैल्यू 360/60 6, और ये क्या है, इवन है ऑड है, तो 6 इवन नंबर है, हमें पता है। अगर इवन नंबर है तो नंबर ऑफ इमेजेस क्या होगी, 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे 6 में से, तो 6 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या मिलेगा, 5। तो नंबर ऑफ इमेजेस इक्वल्स टू 5, ठीक। बी सेकंड, इफ अगर थीटा का वैल्यू में 72 डिग्री ले रहा हूं, तो n का वैल्यू क्या मिलेगा, 360/72, और डिवाइड करना आता है तो 5 मिलेगा हमें। अब 5 क्या है, ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर है तो इमेजेस उतनी रहेंगी, तो नंबर ऑफ इमेजेस रहेंगी हमारी 5। तो 60 डिग्री था तब भी 5, 72 है तब भी 5। या फिर अगर मैं इस थीटा की जो वैल्यू है, दोनों के बीच का एंगल 72 से लेके 60 के बीच में कुछ भी ले लूं, 61 डिग्री, 62 डिग्री, 63, 65, 67, 70, 71, कुछ भी ले लूं, हमेशा नंबर ऑफ इमेजेस जो रहेंगे वो यही रहेंगी 5। और ध्यान रखना, जितनी भी इमेजेस हमेशा जो फाइनल इमेज होगी उसका आंसर हमेशा ऑड नहीं आएगा। मतलब तुम्हें नंबर ऑफ इमेजेस 3 मिल सकती है, 5 मिल सकती है, 7 मिल सकती है, 9 मिल सकती है, पर तुम्हें कभी भी टोटल नंबर ऑफ इमेजेस 2 नहीं मिलेगी, 4 नहीं मिलेगी, 6 नहीं मिलेगी, इवन नहीं मिलेगी, ठीक है। नंबर ऑफ इमेजेस जो है ऑड में मिलेगी। अगर मैं एग्जांपल जैसे 90 डिग्री का, तो 90 डिग्री का तुम बना के देख सकते हैं, 60 का 72 का भी बना के देख सकते थे, पर तुम्हारा थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। मैं तो बना दूंगा पर तुम्हें थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी। 90 वाला इजी सबसे, तो 90 वाले को हम समझ सकते हैं डायग्राम में बनाकर। इफ थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री सपोज, तो 2 मिरर ले रहा हूं मैं, दोनों के बीच में एंगल बना रहे हैं, ये मिरर M1 M2 90 डिग्री परपेंडिकुलर दिख रहा होगा तुम्हें दोनों, तो 90 डिग्री एंगल है। अब मैंने ऑब्जेक्ट को ले लिया यहाँ पर, इन पर, ठीक। इससे पहले M1 से बना रहा हूं, तो ये मान लो 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर इसकी इमेज बन जाएगी इस जगह पर I1। अब इससे बना रहा हूं, ये मान लो 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर इसकी इमेज बन जाएगी यहाँ पर। 2 इमेज तो बन गई। अब 2 इमेज जब बन गई, अब क्या होगा, इसने जो इसके लिए इमेज बनाई वो इस वाले मिरर के लिए, इस वाले मिरर के लिए क्या होगा, एज अ ऑब्जेक्ट वर्क करेगी। किसकी तरह वर्क करेगी, एज अ ऑब्जेक्ट की तरह। तो ये जो इमेज है ये इस वाले मिरर के लिए ऑब्जेक्ट को वर्क करेगी। तो हम क्या करेंगे, इसको ऑब्जेक्ट की तरह कंसिडर करेंगे
ये हो गया मिरर, तो इसकी इमेज बनेगी। कैसे बनाते हैं, ये मिरर के इस सामने से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे, जैसे मान लो ये 6 पर है तो 6 सेंटीमीटर पे ये बन जाएगी इसकी इमेज इधर I3। अब ये I2 जो है ये इस वाले मिरर के लिए ऐसे ऑब्जेक्ट वर्क करेगी और इसकी इमेज बन जाएगी यहां से इधर इसी। तो I3 और I4 एक ही जगह पर बनेगा और वो ओवरलैप दिखेगा ऐसे। तो जो टोटल नंबर ऑफ इमेजेस दिखेगी वो 3 दिखेगी। इसको तुम चाहो तो खुद भी देख सकते हो कैसे, जब तुम चेंजिंग रूम में जाओगे या फिर ऐसे घर के अंदर भी चेंजिंग रूम बना सकते हो, जरूरी नहीं कपड़े लेने जाए। तो क्या करो, दो दीवार लो एकदम कोने वाली, ठीक है। एक कोना लो, कोना की इधर भी कोने में इस तरफ भी मिरर लगा दो और इस तरफ भी मिरर लगा दो, ठीक है। दोनों दीवार पर ऐसे परपेंडिकुलर दीवार है दोनों, जहां पर मिल रही है ऐसे, तो दोनों पर तुम क्या करो, इस पे भी मिरर लगा दो और इस पर भी मिरर लगा दो। 2 मिरर लगा दी तुमने, ठीक है। अब तुम खड़े हो जाओ ऐसे करके। एक इमेज तो तुम्हें इस वाले मिरर में दिखेगी, एक इमेज तुम्हें इस वाले मिरर में दिखेगी, और एक इमेज जो दिखेगी वो जहां पर दोनों मिरर ऐसे मिल रहे हैं, इस कोने पर ऐसे दीवार के बीच वाले कोने पर ऐसे मिल रहे हैं जहां पर मिरर, उसके जस्ट सामने तुम्हें ऐसे इमेज दिखेगी। 3 इमेज दिखेगी तुम्हें, 1 2 3। इसको चाहो तुम घर पर भी देख सकते हो, ठीक है। या चेंजिंग रूम में जाओगे कहीं पर भी जहां पर 2 मिरर, एक इस दीवार पे एक इस दीवार पे ऐसे लगे हुए मिरर, ठीक है, ऐसे लगे हुए हैं। तो एक इमेज इसके अंदर, एक इमेज इसके अंदर, और एक ये बीच वाले कोने पर ऐसे दिखेगी इमेज, तीसरी वाली। तो टोटल 3 इमेज दिखेगी। और इसको चाहो तो कैलकुलेट भी कर सकते हैं कैसे, m की वैल्यू निकालेंगे। 360/90 कितना आता है, 4 क्या है, इवन नंबर ऑफ इमेजेस कितनी हो गई, 3, 4 - 1 3। ऐसे हम नंबर ऑफ इमेजेस कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी क्या करना है तुम्हें, सिंपल ये जो पॉइंट्स है ये बहुत इजी पॉइंट्स है, इनको तुम्हें खुद से रे डायग्राम बना के देखना है जो मैंने बनाया, ठीक है। नंबर ऑफ इमेजेस कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मान लो तुम किसी बार्बर शॉप पर गए, सैलून पर, अभी तो बंद होंगे, तो पहले कभी गए होंगे तो वहां पर नॉर्मली 2 मिरर लगते हैं आमने सामने, ठीक है। बीच में तुम खड़े हो जाते हो, तो इसके अंदर भी तुम्हारी बहुत सारी इमेजेस दिखती है और इसके अंदर भी बहुत सारी इमेजेस दिखती है, ठीक है। बहुत सारी मतलब बहुत सारी, जिनको तुम काउंट ही नहीं कर सकते, बहुत सारी। क्यों, क्योंकि थीटा जब 0 लूंगा तो 0 से डिवाइड करूंगा तो ये इन्फिनिटी इनको काउंट नहीं कर सकते। तो नंबर ऑफ इमेजेस होंगी वो इन्फिनिटी बनेंगे, जैसे बनती जाएगी। जितना देर तक तुम दूर तक देख सकते हो उतना दूर तक उधर भी और उधर भी इमेजेस दिखती जाएंगी तुम्हें। कब, जब ऐसे 2 पैरेलल मिरर्स आएंगे, ऐसे बीच में तुम खड़े हो गए, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हम देख सकते हैं। तो तुम्हें क्या करना है, ऐसे एग्जांपल को खुद से करके देखना है, मतलब एक्सपेरिमेंट करके खुद से, ठीक है। और रे डायग्राम बना के देखना है जैसे मैंने बनाया है वैसे, और जो पॉइंट्स है इनको ध्यान में रखना है। तो अभी के लिए तो ये तुम्हारा होमवर्क है, और उसके अलावा क्या होमवर्क है, जो तुम्हें प्रीवियस चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी उसको अच्छे से क्लियर कर लेना है, ठीक है। जो भी तुम्हारे डाउट्स वगैरह जो भी आते हैं तो उनको तुम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। कमेंट सेक्शन पूछने में अगर तुम्हें प्रॉब्लम होती है तो अपना जो कोचिंग वाला नंबर तुम्हारे पास अवेलेबल है, तो वहां पर जो भी तुम्हारे डाउट्स वगैरह है तो वहां पर पूछ लो, वो मुझे बता देंगे, तो वहां से तुम्हें सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो इतना सा तुम कर सकते हो, ठीक है। तो पहले वाले चैप्टर को क्लियर कर लेना अच्छे से, और फिर पॉइंट्स को पढ़ लेना, ध्यान रख लेना, लिख लेना जो भी करना है तुम्हें। और जो भी तुम्हारा डाउट आया, जो कुछ समझ में नहीं आया आज के लेक्चर में, उसको भी तुम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ओके।